हर्षवर्धन उत्तर भारत और पश्चिम भारत के सम्राट थे और उसी समय दक्षिण भारत के सम्राट पुलकेशिन थे। वे दोनों क्षत्रिय थे। 647 ईस्वी तक क्षत्रियों की प्रधानता थी, लेकिन और पूरे भारत में क्षत्रियों का शासन था। लेकिन 647 ईस्वी के बाद कभी भी पूरे भारत पर क्षत्रियों का शासन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम क्षत्रिय के बाद राजपूत बन गए और राजपूत में 200 उपजातियां हो गई। जब 200 उपजातियां हो गई तो एक राजा दूसरे राजा का समर्थन करना बंद कर दिया। ईर्ष्या आ गई। हम लोग एक में विभिन्न हो गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप सबको याद करना चाहिए कि आखिर 647 ईस्वी ये राजस्थान की एक संस्कृति है। दो मैं संस्कृतियों का नाम देना चाहता हूं। एक राजपूतों की सभ्यता असंस्कृति, एक मुस्लिमों की सभ्यता संस्कृति। जो मुसलमान है भारत का, वो हमेशा मानता है कि वो सऊदी अरब से आया है। उसकी पहनावा सऊदी अरब की होनी चाहिए, उसकी भाषा सऊदी अरब की होनी चाहिए, उसका लैंग्वेज सऊदी अरब का होना चाहिए। वो है लेकिन सऊदी अरब का नहीं, केवल सऊदी अरब के मोहम्मद साहब थे। इस्लाम तो अल्लाह पर है, वो भारतीय बनकर भी मुसलमान बन सकता है। उसी तरह से मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि विगत 800 साल में हम लोग ये मानते आए हैं कि राजस्थान से राजपूतों की संस्कृति पैदा होती है। मैं दिल्ली गया था 2005 में, आनंद मोहन उस समय थे और आनंद मोहन फरार चल रहे थे और मैं गया था कि अब सरेंडर कर दीजिए। उनके कोठी में एक राजस्थान के बैठे हुए थे, बड़े पगड़ी पहनकर। उन्होंने कहा कि सारे राजपूत तो राजस्थान से ही गए हुए हैं। मैंने पहले कहा कि जी नहीं, गलत। जब सारे सारे क्षत्रिय राजस्थान से आए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरी दुनिया में, तो 2000 साल पहले राजस्थान का इतिहास नहीं है। लेकिन 2500 साल पहले इसी बिहार की भूमि से चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत और अफगानिस्तान पर एक क्षत्रिय शासन कर रहा था। यह गलत। सीता जी यही की थी आज के 5000 साल पहले, 7000 साल पहले। तो मैं ये कह रहा हूं कि सभ्यता जो हम लोग की आ गई है, उस सभ्यता को दूर रखना है। वो एक स्थानीय सभ्यता हो सकती है राजस्थान की। हम राजस्थान का सम्मान करते हैं। मध्यकाल में उनकी भूमिका और उनके योगदान का सर नीचे करके उनका सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन वो पूरे क्षत्रियों की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। सभ्यता संस्कृति आखिर क्यों आ गई? सबसे ज्यादा हुंकार भरना ये मध्यकाल है। और प्राचीन काल में आपने कभी देखा होगा, राम के साथ कौन था लड़ने के लिए रावण से? राम के साथ बंदर भालू। बंदर भालू कौन थे? हनुमान जी कहां के रहने वाले थे? किष्किंधा कांड पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। किष्किंधा यानी आज का कर्नाटक के रहने वाले थे हनुमान जी। राम लक्ष्मण तो चले थे अकेले, उनको मिल गए कर्नाटक में रहने वाले, किष्किंधा में रहने वाले, जंगल और पर्वत पर रहने वाले हनुमान और सुग्रीव। उन लोगों ने एक सबसे बड़े राक्षस को हराया और सबसे बड़े शक्तिशाली सम्राट को हराया। किसको मिला करके? उन वंचित जातियों को मिला करके उन लोगों ने हराया। महाभारत में पांडवों के साथ कौन था? कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, सारे लोग तो थे कौरवों के साथ, लेकिन हार हो गई। और छोटे छोटे उनको विश्वास नहीं रहा होगा कि पांडवों को भी हरा देंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम लोगों को लेना होगा साथ में। लेकिन आजादी के बाद हम लोग ले नहीं पाए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हम लोग जैसे आज भी जय भवानी नारा सम्माननीय है, लेकिन ये लोकतंत्र में केवल जय भवानी और जय राजपूताना का नारा केवल ये नुकसानदेह है। मैं फिर कह रहा हूं, आज आपका कोई लीडर नहीं है बिहार में जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा हो जाए, के सामने खड़ा हो जाए। आपका कोई लीडर नहीं है जो लालू यादव के सामने खड़े हो जाए। आपका कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नीतीश कुमार की बराबरी में खड़े हो जाए। आपका कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुकेश सहनी के बराबरी में खड़े हो जाए। आपका कोई ऐसा लीडर नहीं है जो जीतन राम जी की बराबरी में खड़े हो जाए। अगर हम खड़े नहीं हो रहे तो इसका मतलब कि हम लोकतंत्र में गलत मुद्दों को उठा रहे हैं, गलत
परिकल्पनाओं में जी रहे हैं। हम जी रहे हैं उस 500 साल पहले, माफ कीजिएगा 500 साल पहले हमारे राजा सबसे वंचित जातियों को छोड़कर रहते थे। ये गलत आप लोगों को बता दिया गया कि हम लोग दूर रहते थे। सबसे वंचित जातियां सबसे राजाओं को ताकत देती थी। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में आप कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास नारा नहीं है, लोकतंत्र में आपके पास जीतने की शक्ति नहीं है, नीतीश कुमार के बराबर खड़े होने की आप में साहस और नीति नहीं है। क्यों नीति नहीं है? क्योंकि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, 1952 में चुनाव हुआ, तो हम लोग कौन प्रधानमंत्री बना? जिसको हमको दिखा दिया गया कि हम केवल उनका चरण छू सकते हैं, वे सारे लोग प्रधानमंत्री बन गए। वे आदरणीय हैं, मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन 1953 में नेहरू ने काका कालेलकर कमेटी बनाई पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए। अब सब जानिए 1993 में, सॉरी 1953 में नेहरू ने काका कालेलकर कमेटी बनाई पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए। 1950 से ही दलितों को रिजर्वेशन लागू है। 1953 में नेहरू ने बनाया। फिर वही 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे, जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग और काका कालेलकर कमेटी में कोई अंतर नहीं है। मंडल आयोग का गठन हुआ और उसी मंडल आयोग को की सिफारिशों को वीपी सिंह ने लागू किया। लेकिन हम आपने क्या कहा? वीपी सिंह को गाली देने लगता है। अरे क्या गाली देने की जरूरत है? 1950 से दलितों को रिजर्वेशन आ रहा था। वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन दिया तो आपको बताने की जरूरत थी गांव में कि देखो बच्ची जातियों, हमारे लोगों ने तुमको रिजर्वेशन दिया है। आज क्षत्रियों के आजाद भारत में क्षत्रियों के 3 सबसे बड़े नेता पैदा हुए। चंद्रशेखर है कोई उनकी पत्नी, उनका बेटा है कोई राजनीति में? चंद्रशेखर जी ने जीते जी अपने बेटों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। वीपी सिंह उन्होंने अपनी पत्नी बेटों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। और योगी आदित्यनाथ कोई उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम समाज में खलनायक हैं और लालू जी और मुलायम जी जैसे लोग जो अपनी पत्नी और बेटों को ही उत्तराधिकारी बनाते हैं, वे नायक बने हुए हैं क्योंकि वो नारा बोलना जानते हैं। वे कहते हैं उनके मन पर होता है गरीबों का मसीहा, काम करेंगे बेटों के लिए, लेकिन मन से बोला जाएगा गरीबों का मसीहा। हमारे नेता काम करेंगे समाज के लिए, नारा देंगे जय राजपुताना। स्वाभाविक है जब जय राजपुताना बोलेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, दूर भागेंगे और वो कोई नहीं चाहता कि एक जाति की ताकत आए। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये हमने सीखा इसलिए है कि हमने 1995 से आज तक हम लोग समाज के लिए रहे हैं, तो इसलिए कुछ सीखा। जिन जिन नेताओं को ताकत दिया वे सारे नेता नीचे चले गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग लोकतंत्र में सजग होइए। ताकत कहां से मिलती है? ये पंडाल कैसे लगा हुआ है? क्योंकि सरकार चाह रही है। 1917 में जब रूस में क्रांति आई तो चारों को हटा दिया गया कम्युनिस्टों द्वारा। नेपाल में क्रांति आ गई है, भारत में क्रांति नहीं आई क्योंकि यहाँ गांधी जी थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत का जो समाज पहले था, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले भारतीय समाज का जो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष था वह आजादी के बाद भी रहे और वो रहा। नहीं तो कम्युनिस्टों का चलता तो अपना खेत खलिहान सब जब्त कर लिया जाता और जय राजपुताना कहने के लायक हम नहीं रहते। पश्चिम बंगाल में चले जाइए और देख लीजिए, केरल में चले जाइए। मैं हमेशा ये कह रहा हूं आप सबसे कि आप अपने नारों को समझिए, आप अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति को समझिए और अपने लोगों को बताइए कि लोकतंत्र के रक्षक हम हैं। लोकतंत्र की पहली स्थापना भारत 26 जनवरी 1950 को नहीं हुई। लोकतंत्र की पहली स्थापना तब हुई जब राम ने अपने बेटों लौ और कुश के स्थान पर एक वनवासी हनुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तब लोकतंत्र की स्थापना हुई। दूसरी स्थापना तब हुई जब महाभारत में भरत ने अपने 8 क्षत्रिय पुत्रों के स्थान पर एक प्रजा के लड़के को राजा बनाया,
तब दूसरी बार लोकतंत्र की स्थापना हुई। तीसरी बार राजपूतों की इसी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना करने वाले हम हैं, लेकिन हम हो गए सामाजिक रूप से खलनायक, हम हो गए सवर्ण। अरे सवर्ण हम कैसे हुए? अगर रघु ऋग वेद में वर्णित आर्य क्षत्रिय पुत्र के आर्य क्षत्रिय रघु के पुत्र अगर सवर्ण है, तो ऋग वेद में आर्य क्षत्रिय यदु के पुत्र भी सवर्ण ही है, वे बैकवर्ड नहीं हो सकते। लेकिन आपने कभी नारा नहीं लगाया। अपने लालू, आपकी किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है जो लालू जी से पूछे कि जिस यदु से यादव बना है उसके वंशज है, क्षत्रियों के वंशज हैं, आप कैसे बैकवर्ड हो गए? आप कैसे हजारों साल से वंचित हो गए? हम कैसे जुर्म उठाने वाले हो गए? आप जानिए चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज कैसे पिछड़े हो गए। ये जब तक विमर्श नहीं पैदा कीजिएगा, लोकतंत्र में सत्ता जिसके पास रहेगी वही ताकतवर होगा, जिसके पास सत्ता नहीं होगी वो धीरे धीरे उसकी हस्ती मिटती जाएगी और लोकतंत्र में ताकत पकड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।